नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 89 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाए हैं हम शो में आपके लिए। बाजार के दिन भर का एक्शन रहेगा फोकस में, क्योंकि अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद आखिरी घंटे में बिकवाली हावी हुई। क्यों हुआ ऐसा, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। रिलायंस इंडस्ट्रीज है फोकस में। कल आने वाले हैं चौथी तिमाही के नतीजे। बाजार की दिग्गज कंपनी, किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और क्या कल रिलायंस में ट्रेड करना चाहिए, जानेंगे हमारे मेहमानों से। साथ ही साथ कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल्स भी होंगी शो में। और बाजार आज पूरे दिन एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन अंत में अचानक बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए। बाजार का पूरा अपडेट लेकर हाजिर है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में आई थिंक ये कहना चाहिए कि एक ऊपर की तरफ उछाल मारकर, क्योंकि एक्सपायरी थी, यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप हुआ और उसके बाद बाजार में मोमेंटम सस्टेन हुआ कुछ आज के लिए। लेकिन उसके बाद ये शायद एक एक्सपायरी इफेक्ट था कि हम फिर से उसी लेवल्स के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लोज हुए हैं जहाँ पर हम कल बाजार को छोड़कर गए थे। आज मेजरली ड्रैगर्स कहाँ से बाजार में निकल कर आए। इनफैक्ट आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग से थोड़े से हम वीक उसी के लेवल के आसपास, इनफैक्ट 16,700 के आसपास ही हम क्लोज होते हुए आज बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूजर्स कहाँ से आज निकल कर आए। आज मेजरली लूजर्स तो थे वो रिजल्ट बैक्ड कुछ स्पेसेस थे। जो टॉप लूजर्स की बात हम कर रहे हैं, टाटा कंज्यूमर नंबर्स के बाद हमने रिएक्शन देखा। ब्रिटानिया, नेस्ले, ये दोनों स्पेसेस भी वीक हुए। डाबर के थोड़े से वीक नंबर्स आए और उसके अलावा आपको सन फार्मा और हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, वहाँ से भी आपको बाजार ने ड्रैग किया। और उसके बाद HDFC बैंक, दोनों ही हैवी वेट से किसी तरह का सहारा नहीं मिला बाद में क्लोजिंग में, या फिर कहें कि गेंस इरोड हो गए। बैंकिंग स्पेस ने, इनफैक्ट PSU बैंक स्पेस ने अपने मोमेंटम को इरोड किया। सुबह जहां 400 पॉइंट ऊपर थी बैंक निफ्टी, और उसके बाद दिन आते आते हमने देखा कि सारे वो गेंस जो है वो इरोड हुए। सेक्टोरिकली अगर आप बात करें तो सिर्फ 3 स्पेसेस से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, IT, मेटल और कमोडिटीज। इसके अलावा इसी तरह से यहाँ से इन्हीं स्पेसेस से आपको गेनर्स निकल कर आए, चाहे FNO की बात करें, चाहे आप मिड कैप स्पेस से बात करें। आपको बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली लार्ज IT कैप में लाइक टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें ज़रूर दिखाई दिया। HCL टेक, इनमें ज़रूर दिखाई दिया। और कुछ काउंटर्स जैसे आपके जो बहुत ही फिक्स्ड सेक्टर्स अब चल रहे हैं, ऑयल एंड गैस, पावर, इनमें आपको काउंटर्स में मूवमेंट दिखाई दिया। एंड अदर देन दैट आपको जो थर्ड एक्शन दिखाई दिया वो रिजल्ट ओरिएंटेड सेक्टर और स्पेसेस में दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ पॉकेट्स जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि कैपिटल गुड्स, वहाँ पे भी नंबर्स का बड़ा ट्रिगर था। ABB के नंबर्स आए, जिसके बाद हमने देखा सीमेंट्स हो, कमिंस इंडिया और ग्रीव्स कॉटन हो, वहाँ पर इस पॉकेट ने तेजी दिखाई। हालांकि डे एंड तक आते आते प्रॉफिट बुकिंग और फिर गेंस इरोड का हमने यहाँ भी सिलसिला देखा। दूसरा स्पेस जो था वो लॉजिस्टिक स्पेस। डिलीवरी IPO से पहले आप देख रहे हैं पूरे लॉजिस्टिक स्पेस की आप उसमें एक बस देख रहे हैं। पिछले 2 दिन से इस स्पेस में आपको मोमेंटम दिखेगा और आज फिर से TCI एक्सप्रेस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, VRL लॉजिस्टिक, यहाँ पर भी आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। सो ओवरऑल बाजार जिस नोट पर ओपन हुए थे, एक चेयर अप नोट के साथ ओपन हुए थे, ग्लोबली मेजरली ऑन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल बाउंस बैक, वो शायद एक टेक्निकल बाउंस बैक या फिर एक्सपायरी का इफेक्ट ही कहना चाहिए। क्लोज होते होते हमने वो सारा गेन इरोड किया और उन्हीं लेवल्स के पास हम बंद हुए। बिल्कुल, तो सारा गेन जैसा कि प्रियंका बता रही हैं बाजार ने इरोड कर दिया, लेकिन क्या इसकी वजह रही और क्या यहाँ से और दबाव बना रहेगा। मेरे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रवि सिंह और देवांग शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, एक बार फिर से 16,700 के नीचे पहुंच गए हैं। लग रहा था आज सुबह कि शायद जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं बाजार जो है वो तेजी के साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। कितने बुरा संकेत हैं एक्सपायरी के 16,700 के नीचे रहना। निफ्टी की बात करें तो हमने देखा है कि कल भी एक हायर लेवल से हमने करेक्शन देखा। आज भी हमने देखा है कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक करेक्शन देखने मिला है। नाउ इंपॉर्टेंट है कि ये हायर नाउ अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हायर लेवल सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 17,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस नाउ निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 17,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ट्रेडर्स को सलाह रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे दिस पर्टिकुलर मार्केट। ये तो यहाँ पर इंडेक्स को फॉलो न करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बेहतर रहेगा। रवि, इस समय
कौन से ट्रिगर्स बाकी हैं? सडनली आरबीआई ने भी आकर सरप्राइज दे दिया, रेट हाइक हो गया, बाजार उम्मीद लगाए बैठा था, उम्मीद तो नहीं कहूंगा लेकिन आशंका लगाए बैठा था कि रेट हाइक हो सकता है, लेकिन वो अगली पॉलिसी से पहले ही हो गया। यूएस से खबर आ चुकी है जो कि बहुत समय से चल रहा था कि वहां पर रेट हाइक होगा, वो भी हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट बढ़ा दिए, तो अब ब्याज दरें यहाँ से बढ़ने ही वाली हैं, महंगाई अभी भी एलिवेटेड है, शायद कंट्रोल हो। तो बाजार को अब अगर चलना है तो नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, बाजार में नेक्स्ट ट्रिगर के लिए अगर बात करें तो अब जो कंपनी के आगे रिजल्ट है, जो अर्निंग्स हैं और जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और खास तौर से जो इंडस्ट्री के डेटा आते हैं, अगर आप इंटरनेशनल फॉलो करते हैं तो जो वहाँ के जॉबलेस क्लेम डेटा है, वहाँ के हाउसिंग डेटा है, उसका इम्पैक्ट होगा। और भारत में जो है फंडामेंटल डेटा यहाँ पर क्या आएंगे, आगे इकोनॉमी के जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन में कंट्रोल देखने को मिलेगा, वो काफी हद तक मार्केट ड्रिवन होगा। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पर आज जो ट्रेडिंग व्यू देखने को मिल रहा है, वो शायद ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेडर भी कंफ्यूज हैं कि वो लिक्विडिटी बाहर करें या फिर वापस पैसा इंसर्ट करें। और इसी वजह से आपने डिफेंसिव सेक्टर जिसे आप कहते हैं, उनमें आपने बाइंग मोमेंटम जरूर थोड़ा बहुत देखा, जैसे आईटी, मेटल, पावर, ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि पूरी की पूरी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसका फोकस जो है वो इन्हीं सेक्टर पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर यहाँ पर देखते हैं तो ज्यादा मूवमेंट रहेगा। और मार्केट को अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये उम्मीद है कि आगे और थोड़ा से ऐसे हार्ड डिसीजंस गवर्नमेंट के देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जो वैल्यू सब बढ़ गए थे, उनमें थोड़ा बहुत करेक्शन अब बनता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर कंपनीज के फंडामेंटल पर फोकस करना होगा। अब जो यूफोरिया था बाजार में, कहीं ना कहीं वो खत्म होता दिख रहा है। बाजार बहुत सारे नेगेटिव्स को भी पचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। चलिए लेकिन चर्चा को स्टॉक स्पेसिफिक बनाते हैं और फोकस करते हैं नतीजों पर, जहां डाबर ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए। कैसे रहे नंबर्स? मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, बताइए कैसे नंबर रहे डाबर के? डाबर ने अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट किए। ओवरऑल देखा जाए तो लार्जली इनलाइन ही नंबर दिख रहे हैं। रेवेन्यू इनलाइन आया है, प्रॉफिट दिख रहा है ऑप्टिकली बिलो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये टाइम एक वन ऑफ था, एक्सेप्शनल लॉस था ऑफ 85 करोड़, जिसका इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसीलिए प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। और प्रॉफिट है 294 करोड़ पे वर्सेस एक्सपेक्टेशन जो थोड़ी ज़्यादा थी, तो बिलो, स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ वन ऑफ। ओवरऑल मार्जिन की बात करें, स्लाइटली बिलो थे एक्सपेक्टेशन से, 80 बेसिस पॉइंट कम थे एक्सपेक्टेशन पे, और मार्जिन आई है 18% पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन ही वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट फ्लैटिश एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, पर ये डिक्लाइन दिख रही है बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन है जो कंटिन्यू रही है। वॉल्यूम ग्रोथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर रहता है FMCG कंपनी के लिए, एक्सपेक्टेशन 3% की, आया है 2% पे, तो वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और ओवरऑल बात करते हैं अभी कैटेगरी वाइज ग्रोथ की। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम तो अच्छा डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ है 7.7% का, पर कैटेगरीज जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो है ओवरऑल फूड एंड बेवरेज कैटेगरी, 33% की ग्रोथ है ऑलमोस्ट। जूसेस बेवरेज, वहाँ पे आउट ऑफ होम कंजम्पशन इंक्रीज हो चुकी है, समर सीजन हाई है, तो 35% की ग्रोथ वहाँ पे देखी है। और ओवरऑल होम केयर बिजनेस में कंपनी ने देखा हुआ है 11% का ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली। डाबर ने उनके रिलीज में बताया है कि उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है अक्रॉस मोस्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, और जूसेस एंड नेक्टर्स कैटेगरी में भी अहेड मार्केट शेयर गेन हुई है। च्यवनप्राश में भी उनकी मार्केट शेयर गेन हुई है ये टाइम भी, और शैम्पू सेगमेंट में भी कंपनी ने मैनेज किया हुआ है मार्केट शेयर गेन। ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं ये टाइम डाबर से। वॉल्यूम ग्रोथ आई है इनलाइन, जो एक डिसेंट साइन है, पर वन ऑफ जो है उसकी वजह से थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहा है। शुक्रिया विनी उस पूरे एनालिसिस के लिए। देवांग, आपसे जानना चाहूँगा, इस समय जो FMCG स्पेस है वो पूरा ही रिजल्ट्स की वजह से तो फोकस में है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन उसमें नहीं दिख रहा है। आज आप टाटा कंज्यूमर को ले लीजिए, ब्रिटानिया ले लीजिए, रिजल्ट के बाद डाबर को ले लीजिए, सब करीब 1.5 से 2%, 3% तक गिर कर बंद हुए हैं। क्या वजह आपको दिखती है? क्या चार्ट्स में ऐसा कोई स्टॉक दिखता है FMCG स्पेस से जिसमें अपॉर्चुनिटी बन रही हो फिलहाल?
हम एफएमसी स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आईटीसी का हम चार्ट देखते हैं, काफी एक मोमेंट एक हमने देखा है कि अभी भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है फॉर अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे वो वांग, आपकी राय लेता हूं और फिर आते हैं नतीजों पर, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। काफी अच्छा रनअप इसने दिखाया 12-15% का पिछले कुछ दिनों में, अब 2-3 दिनों से कुछ दबाव में है, आज भी करीब 2% नीचे था, 2640 पर पहुंच गया है। पहले आप टेक्निकल कॉल बताइए, फिर अपने सहयोगी सौमीत को शामिल करते हैं और नतीजों पर बात करते हैं। क्या लगता है रिलायंस पर आपको? रिलायंस की ओवरऑल बात करें तो डेफिनेटली हमने पास्ट फ्यू डेज में करेक्शन देखा है स्टॉक के अंदर, बट अभी भी हम थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि स्टॉक में अभी भी जो पैटर्न्स है वो बुलिश पैटर्न है। डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए स्टॉक के अंदर। यहाँ सपोर्ट की अगर बात करें तो जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 2520 का एक सपोर्ट है, तो ये लेवल को ध्यान में रखे ट्रेडर्स। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स है वो है 2750 2780 के लेवल्स है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पर अभी भी बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहे हैं रिलायंस के चार्ट में, लेकिन नतीजे कल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो वहाँ क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे सहयोगी सौमीत सरकार जुड़ गए मेरे साथ। सौमीत, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज से? कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब 15% की एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा ग्रोथ करीब 4% की आ सकती है। एबिटा मार्जिन 14.6% की एक्सपेक्टेशन है, और नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो उसमें 10% का डिक्लाइन आ सकता है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अब कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है कंपनी के रेवेन्यूज़ पे? पहले तो अगर OTC सेगमेंट की बात करें तो उसमें जो रिफाइनिंग सेगमेंट है वो आउट परफॉर्म करेगी फोर्थ क्वार्टर में, और जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आने की एक्सपेक्टेशन है। इसी कारण O2C की जो एबिटा है वो 6% ग्रो कर सकती है। अब रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा है उसमें करीब 6.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, और उसके पीछे का कारण ये होगा कि जो कंटिन्यूस स्टोर एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है, उसी के साथ फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर्स को कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, इन दो कारणों की वजह से रिटेल सेगमेंट की एबिटा जो है वो करीब 6.5% से ग्रो कर सकती है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसकी एबिटा करीब 9% से ग्रो कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, बट जो प्राइसेस है वो स्टेबल थी फोर्थ क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है इस जगह पे हमें 10% की डिक्लाइन दिख रही है, और इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये है कि थर्ड क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 3000 करोड़ का, जो फोर्थ क्वार्टर में नहीं रहेगा, और उसी के साथ फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हायर होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रूपी का डेप्रिशिएट हो गया था। तो इन दो कारणों की वजह से नेट प्रॉफिट में करीब 10% का फॉल आ सकता है। अब इसके अलावा मार्केट की नज़र किस पे रहेगी? पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है ऑन हायर फ्यूल मार्जिन और क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी पे, उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट डिमांड और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस, और कोई भी क्लैरिटी मैनेजमेंट देती है अपने न्यू एनर्जी बिजनेस पे तो इस पे ध्यान रहेगी मार्केट की। उसी के साथ रिटेल बिजनेस में कैसा ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल साइड में कितना ट्रैक्शन मिल रहा है, इस पे भी ध्यान रखना होगा मार्केट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। शुक्रिया सौमीत। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। LIC का जो IPO है वो पूरा भर गया है, तो यहाँ पर आज सिर्फ दूसरा दिन है, ये ध्यान देने की बात है, और ये सबसे बड़ा IPO 21,000 करोड़ रुपए जो है कंपनी जुटाने की योजना कर रही है इस IPO से, और पहले दिन दूसरे दिन माफ़ कीजिए ये पूरा भर गया है। 902 रुपये से 949 रुपये तक का इसका जो है प्राइस बैंड तय हुआ है। सोमवार तक ये IPO खुला हुआ है। रवि, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स LIC के IPO को मिलता हुआ दिख रहा है, और सरकार ने भी अपनी तरफ से काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं। शनिवार और रविवार को भी आप अप्लाई कर सकते हैं LIC के IPO में, शाम को 7 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश हो रही है कि इसको एक अच्छा रिस्पांस दिया जाए, लेकिन अगर हम जनरली बात करें कंपनी के लिहाज से भी, ये रिस्पांस आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से ही होगा? बिल्कुल, देखिए स्वामी जी, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में से RBI ने ऐसा डिसीजन लिया, मार्केट गिर रहा है, हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से कल जो है वो IPO में वो सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर अगर मार्केट का ट्रेंड और LIC IPO दोनों एक अलग परफॉर्मेंस है, इंडेक्स का व्यू दूसरा हो सकता है और कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर दूसरी हो सकती है। अब LIC के IPO की अगर बात करें, देखिए कभी भी ऐसे कंपनी नहीं करती कि एक रिटेल इन्वेस्टर को 5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो 7%, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, 22 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं। तो आपको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझ में आता है तो ये लगता है कि आप देश की एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसमें कि आप खुद उसके पार्टनर बन रहे हैं, और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब रिटर्न की बात करें
तो कहीं ना कहीं से आपको 18 से 20% के रिटर्न तो मुझे लगता है कि आपको डे टू डे में आपको मिल सकते हैं। और जो एक गैप ओपनिंग है वो भी आपको 8 से 10% तक का मौका दे सकती है कमाने के लिए। तो एक आम इन्वेस्टर अपने आप को जोड़ता है इससे। और फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सरकार की कोशिश जब ऐसी हो तो फिर उस पर भरोसा आपको बना के रखना चाहिए। आपको पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा कमाइए, निकलिए बाहर, यही अच्छी रणनीति होती है मुझे लगता है। और जो है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी जो यहाँ पर LIC की टैगलाइन है वो कोशिश ये है कि वो कन्वर्ट हो सके कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिहाज से भी। तो इसलिए मैं आपसे, मेरा अगला सवाल रवि यही है कि आप LIC के जो IPO है इसको आप जो स्टॉक है उसको कैसे देखेंगे? आप इसको लिस्टिंग गेन के लिहाज से रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को, या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग के हिसाब से रिकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्वामित जी, क्योंकि देखिए इस समय ऐसा मौका है कि जो लोग जो आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो एक अच्छा मौका है कि वो LIC के IPO में निवेश करें और एक बार को वापस मौका निकाल दें। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनके पास क्वांटिटी है, जो अच्छे से बाय करते हैं, उनके लिए कि आप लॉन्ग टर्म रखिए, लेकिन एक बार सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि लिस्टिंग गेन जैसे ही होता है 50% स्टॉक बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आता है वही 50% आप फिर से खरीद लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। आपको किसी और कंपनी से कहीं बेहतर रिटर्न मिलेंगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। खरीदा, ऊपर लिस्ट हुआ, आधा बेच दिया, जिस रेट पे बेचा उसका स्टॉप लॉस डाल दीजिए और उसके 3 दिन जब तक नीचे बंद नहीं होता तब तक आप कंटिन्यू करते जाइए आपको। और अगर नीचे बंद हो जाता है तो थोड़े दिन वेट करिए, नीचे करेक्शन पे आपको अगर 5% 7% का करेक्शन मिलता है फिर से बाय कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोनों के लिए है जो पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। और खासतौर से एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पर स्वामी जी 1 सेकंड में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें नहीं है तो इसका इंपैक्ट आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी देख रहे होंगे कि उसमें भी बुलिशनेस काफी देखने को मिल रही है। तो वो भी स्टॉक को पे नजर रखिए। LIC का IPO सक्सेस होगा तो हाउसिंग पे भी उसका इंपैक्ट दिखाई देगा और वो भी एक फायदा आपको दे सकता है। करेक्ट। तो ये सारी वो कंपनियां हैं, LIC का तो रिस्पांस अच्छा दिख ही रहा है और उम्मीद की जा रही है कि लिस्टिंग अच्छी होगी। रवि, हर बार मैं कोई IPO आता है तो आपसे इसीलिए ये सवाल पूछता हूं क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। ये अच्छी बात है। तो फोकस LIC पर लगातार बना रहेगा हमारा, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। सबसे बड़ा IPO ये है, ध्यान देने की बात है। और सोमवार 9 मई तक ये IPO खुला है। सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं यहाँ पर इस IPO के लिए। शाम को 7 बजे तक आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इस शनिवार और रविवार को भी आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी जो एसबा वाली ब्रांचेस हैं बैंक्स की, उनको संडे को ओपन रखने को कहा गया है ताकि वो LIC के जो पेपर वर्क है उसको प्रोसेस कर सके। लगातार कोशिश है कि इसको एक अच्छा रिस्पांस मिले और मिल भी रहा है। हालांकि बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, कुछ प्रेशर दिख रहा है और हाल ही में अभी एक दिन पहले ही ब्याज दरें भी बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी IPO लगातार फोकस में है LIC का और हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। एक और स्टॉक है जो फोकस में है, वो है टाटा मोटर्स का। देवांग, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चार्ट्स पर आपको टाटा मोटर्स इस समय कैसा दिखाई देता है? और टाटा मोटर की ओवरऑल बात करें तो चार्ट पे कंसोलिडेशन जोन में एक रेंज में चल रहा है। ऊपर की तरफ जो है अगर शॉर्ट टर्म के नजर से देखें तो 445 का एक जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है टाटा मोटर्स के लिए। नाउ इमीडिएट जो सपोर्ट है टाटा मोटर्स का है 420 का, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक बने रह सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 420 का। स्टॉप लॉस रखिए 420 का। रवि, क्विकली आपसे भी मैं एक व्यू जानना चाहूंगा टाटा मोटर्स पर। अभी उन्होंने जो है नई EVs लॉन्च की हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो, और उन्होंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ MOU भी साइन किया है करीब 40,000 गाड़ियों के लिए। किस तरह से बदलाव आ रहा है टाटा मोटर्स में और कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए स्टॉक को फिलहाल? देखिए स्वामी जी, इस समय ऑटो इंडस्ट्री में 3 बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर और अगर उसके हिसाब से देखें तो मारुति। और दूसरे सेगमेंट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे महिंद्रा का भी काफी बड़ा इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल अगर इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री का करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों कंपनीज के आपके पास स्टॉक होने बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं, बात इसकी करते हैं जो टाटा ने जो सबसे बड़े यहाँ पे कदम उठाए हैं और EV सेगमेंट को लेके उठाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इन चारों कंपनीज में कंपैरिजन करें तो एक प्लस पॉइंट पे बैठते हैं। अब फंडामेंटल पॉइंट से आपको जरूर यहाँ पर स्ट्रांग ही नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 420 हो या 400 रुपए हो या 370 रुपए हो, अगर इन सब लेवल्स पे मिलता है तो मुझे FD के तरीके से ये स्टॉक्स लगते हैं, क्योंकि
480 और 500 तो इनका एवरेज प्राइस आपको कभी भी मार्केट में देखने को मिलता है। तो जब भी गिरे इंतजार करिए, मौका आपके लिए खरीदारी करने का। और खरीदारी आपको जो मैंने रेंज बताई 420 है, 400 रुपए है, 370 रुपए, ये आपके बेस्ट लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए, ये स्ट्रैटेजी है यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उस पर वक्त हो गया है हमारे शो में जानने का कि कौन से स्टॉक आइडियाज मेरे मेहमान लेकर आए हैं आज। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए दोनों मेहमानों को मैं 1-1 मिनट दे सकता हूं। देवांग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज आज आप लेकर आए हैं। हमने जैसे बात की एफएमसीजी स्टॉक पे, आईटीसी मेरा फर्स्ट पिक रहेगा। आईटीसी में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हमने बात कर ली कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आईटीसी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखने 254 का, टारगेट है 272। माय नेक्स्ट स्टॉक है गेल। गेल का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि काफी पॉजिटिव है, सपोर्ट जोन्स के पास है, वापस हमें एक बाउंस देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो गेल को बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 155.5 का, टारगेट है 169। कि आईटीसी बिल्कुल पहले चर्चा हमारी हुई, आईटीसी और गेल ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। रवि, वक्त आ गया है आपसे भी आपके स्टॉक आइडियाज जानने का। शो समेटने का वक्त हो रहा है, 1 मिनट का समय। कौन से स्टॉक पर फोकस करेंगे आप? स्वामी जी, मेरी स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होती है। पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा, जिसमें कि अभी मोमेंटम अच्छा है, फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग है, आप इसको बाय करके चलिए। आज गिरते मार्केट पे भी नहीं गिरा है, थोड़ा सा पुल बैक होगा तो अच्छे रिटर्न देगा, तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है केमिकल इंडस्ट्री से, यहाँ पर टाटा केमिकल, काफी स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ ये स्टॉक यहाँ पर मूव कर रहा है, अच्छे पी पे है, नंबर्स काफी अच्छे हैं, और केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती। तो 20 से 22% का रिटर्न लॉन्ग टर्म पे। इंट्राडे पे अगर आप देखें तो गिरती हुई मार्केट छोड़ दीजिए, लेकिन आपको 1 से 1.5% के रिटर्न कल मिलने वाले हैं। 1 से 1.5% के रिटर्न तो कल मिल ही जाएंगे। टाटा केमिकल्स और कोटक महिंद्रा, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग, आज समय निकालकर शो में शामिल होने के लिए। और जाते जाते आपको सुना देते हैं कि कल जब आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव किया, 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, तो देश भर के जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, दिग्गज हैं, उनसे ईटी नाउ स्वदेश ने बात की। उनका क्या कहना है इस पूरे फैसले पर, वो भी सुन लेते हैं। What the banks will do is that the repricing cycle is 3 monthly. So you will receive that email somewhere between now and next 3 months. So it is, some of you will get it tomorrow morning, some of you will get it in within 90 days. But the fact that it is going to get repriced now is pretty much certain. You can and I think what is also important is, I think what has been well articulated is that this is not the last repo rate hike, and so therefore, please, remember that repo was around 5.15% pre-COVID. So at the very least, we need to get there. And if you look at it in the context of real rates, if inflation broadly averages somewhere in the vicinity between 5.25 and 5.5. We've got to get to, somewhere in that vicinity between 5.25 and 5.5. So that means that anything between 75 to 100 basis points more of repo rate hikes is possible in the next 1 year. Food price increase because of the geopolitical issues, especially wheat and edible oil price going up significantly in the last 1 month. That necessitated some kind of rate increase. And that is something everybody expected, whether it was 25 basis point or 40 basis point. I think that is the only thing, it was not totally unexpected. But as far as I feel the rate increase will not straight away create a challenge for raising resources, because liquidity in the system is quite good. And bank is not the only source of raising resources. There's the other market also is equally liquid right now. So I think liquidity is good. So raising resources is not a challenge. RBI did make it clear that even in the last meeting that they will be driven by data which is coming, and the situation is extremely volatile because of the war in Ukraine, and therefore the resultant hikes in the oil price and also the commodity prices and edible oil, all of which are important variants, important ingredients into the India's inflation number. And inflation has been above the benchmark for last month and likely to be so this month.
So maybe some early data which RBI has got has led them to take this decision even within the 2 meetings. But as the governor explained, they have done this last time also to respond to the COVID pandemic, and they reduced by 115. So therefore, 40 basis points to react to whatever developments there are which are happening is okay. And the other thing we have to remember is the Fed rate hike was imminent, and it has actually happened last night. So therefore, to maybe make sure that not too much outflow happens from other markets, even as equity market FII outflow has been happening for some time. But other markets, debt markets, bond markets, all of those, maybe some outflow could be held because of the Fed action.